अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज जिस चीज़ का इंतज़ार था केयर टेकर का कैबिनेट का, वो अनाउंस हो गई, हल्फ भी उठा लिया। ये 23 लोग हैं जिनमें से 3 एडवाइज़र्स हैं और 3 ही स्पेशल नहीं 4 स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं। तो 4 स्पेशल एडवाइज़र, 3 एडवाइज़र और बाकी फेडरल केयर टेकर मिनिस्टर्स हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, जिस तरह पहले हम बता भी रहे थे और नाम भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा था, जलील अब्बास जिलानी साहब वज़ीर ख़ारजा होंगे और मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर होंगे, सरफराज बुख्ती साहब इंटीरियर के, बेगम शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं वो फाइनेंस की होंगी और इन्हीं के साथ जो है वो जो है फाइनेंस के जो एडवाइज़र लगाए गए हैं वो डॉक्टर वक़ार मसूद होंगे। एक सीजन आदमी हैं डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, जिन्होंने बहुत सारे वुज़रा के साथ बतौर सेक्रेटरी फाइनेंस भी काम किया हुआ है, फिर एज ए स्पेशल असिस्टेंट भी, एडवाइज़र भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के बोर्ड्स पे भी हैं और चीज़ों को बड़े करीब से देखते भी हैं, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, उसमें मौशी जो चैलेंजेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी ये कहा है कि जो उन्होंने सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट ब्रीफिंग जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन पे ली थी और आपको मालूम है कि IMF के साथ मामला चल रहे हैं, टफ नेगोशिएशंस होंगी, क्योंकि अब केयर टेकर जो कैबिनेट जो सिस्टम है वो मेरा ख्याल में 90 डेज से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। और फिर थर्ड ट्रांच जो है, जो लास्ट ट्रांच थी, वो IMF ने कहा था कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को देंगे। तो वो एक मामला है जिसके ऊपर अब डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने बाकायदा नेगोशिएशंस भी करनी है। जो सेकंड रिव्यू है स्टैंड बाय अरेंजमेंट का सेकंड ट्रांच की रिलीज़ के लिए, वो सितंबर में ड्यू है और उसमें अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केयर टेकर सेटअप यकीनन उसका बिजनेस तो सिर्फ इतना ही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, लेकिन जितना अरसा वो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो 24 करोड़ आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके कंधों पर है। उनको परेशानियों से दूर रखना, आवाम के लिए सहूलतें पैदा करना, ये भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। और आप जानते हैं कि उनको थोड़ी सी इस दफ़ा पावर्स भी ज़्यादा दे दी गई हुई हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करके वो ट्राइलेटरल और बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी कर सकेंगे। तो नेगोशिएशंस के लिए यकीनन इट वुड बी ए बायलैटरल एग्रीमेंट विद अ डोनर IMF, और आपका IMF के साथ जो है वो मामलात बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे आने वाले दिनों में। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक शेड्यूल अनाउंस कर दिया है डीलिमिटेशंस के हवाले से, और उस शेड्यूल के मुताबिक 17 अगस्त से लेके आज से लेके 14 दिसंबर तक तमाम मामला जो हो जाएंगे। फाइनल पब्लिकेशन ऑफ डीलिमिटेशन जो है वो 14 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी और शायद उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शंस की डेट्स भी आ जाएंगी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ पहले हिस्से में प्रोग्राम में मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, सीनियर रहनुमा, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक वफाकी वजीर। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आपके वक्त का। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, एक ब्रीफली एक कमेंट तो करें ना, ये जो केयर टेकर कैबिनेट आई है कॉम्पिटेंट है और आपको लगता है कि ये मामलात को संभाल लेंगे? मुख्तसर वक्त है इनके पास, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो पिछला जो 15 माह की हुकूमत थी उसको भी बहुत से चैलेंजेस का सामना था। लोगों ने अपनी मकबूलियत गंवा के मुल्क को संभालने की कोशिश की, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में जितना बगाड़ पैदा हो चुका था। अब जो ये निगरान सेटअप की आप बात कर रहे हैं, तो यकीनन पिछले अदवार में जो निगरान सेटअप आए शायद उनको इतना बड़े चैलेंजेस का सामना नहीं हुआ करता था, ख़ास तौर पर मालियाती अदारों के हवाले से। तो इसको चैलेंजेस का सामना तो बड़ा है और उस तरह की कैबिनेट भी एक ज़िम्मेदार लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, जो भी कलमदान जिसको दिया गया उस हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा
क्रेडिबल लोग हैं, सबका निगरान सेटअप की निस्बत ज़्यादा तजर्बाकार लोग हैं, सबका निगरान सेटअप की निस्बत। तो इंशाल्लाह, लेकिन ये तवक्को कौम को भी है और हमें भी है कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके ये इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि कौम का एतमाद बहाल हो और कौमी मफाद में बड़े फैसले किए जा सकें। बिल्कुल मियाँ साहब, आपने सही फरमाया, लेकिन राजा रियाज साहब ने एक बात कर दी, अब मुझे नहीं मालूम कि वो कितनी उसमें सदाकत है। उन्होंने कहा कि जी 5 अगस्त से पहले, यानी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास से पहले ये डिसाइड हो चुका हुआ था कि फरवरी में इंतखाबात होंगे, गिव एंड टेक। 17 फरवरी उन्होंने डेट दी कि हफ्ता आगे या हफ्ता पीछे इससे हो सकती है, तो वो 90 डेज की हद से तो यकीनन क्रॉस कर गए हैं। तो अगर ये तय था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यकीनन फिर उन बड़ों की मुशावरत में शामिल होगी जिसमें उन्होंने इशारा दिया। तो फिर आपको क्या लगता है कि फिर क्यों इस वक्त पीपल्स पार्टी, जिस तरह रजा रब्बानी साहब ने तो ख़त भी लिख दिया और प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी ये बहुत बड़ी आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी होगी, और वो वैसे नॉर्मली हमेशा आंसू बहा देते होते हैं आइन के मामले पर, जमहूरियत के मामले पर, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को ये मालूम था कि फरवरी में इंतखाबात होंगे तो अभी ये शोर होगा किस चीज़ का? नहीं, देखें, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के वक्त मुकर्रा पर इंतखाबात ख़ास तौर पर इन हालात में होने चाहिए। जितनी देर होगी रियासत को नुकसान पहुँचेगा, जितनी देर होगी कौम का एतमाद टूटेगा। एतमाद बहाल करना वक्त की ज़रूरत है। और जहाँ तक आप राजा रियाज साहब के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है या वो बेहतर बता सकते हैं, मगर मेरे नज़दीक CCI की जो मीटिंग है वो तमाम स्टेक होल्डर ने बैठ के फ़ैसला किया। उससे पहले मुस्लिम लीग बात करती थी या कौमी हुकूमत में दीगर जमातें वक्त मुकर्रा पर इंतखाबात की डिमांड करती थी, तो वो यकीनन इस वजह से करती थी कि वो हालात को सामने रखते हुए। अब आ जाएं, जो आखिरी वक्त पे फ़ैसला किया गया कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ हों और उसके बाद इलेक्शन हो, तो अगर कौमी हुकूमत में बहुत सी जमातें जो कि शामिल थीं, उनमें कुछ जमातें अगर डिमांड करें, तहफ़्फ़ुज़ात अपने का इजहार करें, शिकायत करें एक प्राइम मिनिस्टर से उस वक्त के जो यकीनन मुस्लिम लीग से जिनका तल्लुक़ था, तो उसको ड्रेस करना भी वक्त के प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेवारी होती है कौमी हुकूमत में। तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए CCI की मीटिंग बुलाई गई। उसमें फ़ैसला कंसेंसस से हुआ कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो है हल्का बंदियाँ और उसके बाद इलेक्शन हो। अब राजा रियाज साहब उससे पहले कोई बात करते हैं, बाद में करते हैं बात, तो मेरे नज़दीक CCI की मीटिंग से बड़ा कोई फोरम नहीं है और उससे बड़ा कोई कद नहीं है। पता नहीं वो किन बड़ों की बात करते हैं, मेरे इल्म में नहीं है। सही। इसका मतलब है कि PMLN जो है वो यकीनन चाहती तो यही थी कि आइन के मुताबिक 90 दिनों में इंतखाबात हों, लेकिन क्योंकि ये डीलिमिटेशन और बहुत सी जमातों का जो आपके साथ थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनको भी दूर करना था, तो इसलिए गिव एंड टेक आप लोग तैयार थे इस चीज़ के लिए कि शायद थोड़ी सी ताख़ीर हो जाए, 90 दिन से थोड़े से दिन आगे जा सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब मामूली सी ताख़ीर है, ये गैर मामूली ताख़ीर नहीं है। देखें, ये जो नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियाँ, ये भी कानून की ज़रूरत है, सही, ये भी आइनी ज़रूरत है। अब आ जाएँ, इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, ना तो कौमी हुकूमत उसको पाबंद कर सकती है या ना ये निगरान सेटअप पाबंद कर सकता है कि आप 55 दिन के बाद इलेक्शन करवा दें या 65 दिन के बाद करवाएं या 105 दिन बाद इलेक्शन हो जाए। अब जो कानूनी मजबूरी है कि नई हल्का बंदियाँ कितने टाइम में होंगी और उस टाइम के बाद आप कितनी देर में चैलेंज कर सकते हैं और हतमी आप लिस्ट हल्का बंदियों की कब लगा सकते हैं, उसके बाद आप कब इलेक्शन डेट दे सकते हैं, ये सारा इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन का है। तो मैं आज जो सुन रहा था, यकीनन आपने भी सुना देखा होगा कि जो नई हल्का बंदियों के हवाले से
आज चीफ इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ और उन्होंने शेड्यूल दिया। ये एक अच्छा साइन है कि जो एक हैजानी कैफियत थी, जो कन्फ्यूजन थी इलेक्शन के हवाले से पैदा हुई उसमें कुछ कमी आएगी, और मुकम्मल कमी उस वक्त आएगी जब डेट अनाउंस कर दी जाएगी कि फलां डेट को इलेक्शन होंगे। बिल्कुल, और वो जल्द होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी 14 दिसंबर तक मामला जो है मुकम्मल कर लिए जाएंगे, फाइनल पब्लिकेशन भी हो चुकी होगी डिलिमिटेशन की, उसके बाद अदालतों में मामला चलेंगे, लेकिन उसके बाद वो तारीख अनाउंस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, अब एक मामला जो बड़ा वो भी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि आप 12 मरतबा कुछ तारीखें देते रहे, कुछ वक्त मुतय्यन बताते रहे हमें कि जी इस वक्त तक मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, और फिर हमने ये भी सुना था कि इंतखाबात तब होंगे जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल जाएगी। अब जो है दो वुज़रा ने बातें की हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी किसी किस्म की अब कोई मसला नहीं है, जिसको मतलब रिस्क कहा गया, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि ज़ीरो रिस्क होगा तो तब मतलब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब का है कि अब रिस्क फैक्टर कोई नहीं है, कुछ गारंटीज भी मिल चुकी हुई हैं और मियां नवाज शरीफ साहब जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर दोबारा हम ये सुनते हैं कि जी नहीं, सितंबर के मतलब 16-17 सितंबर के बाद आएंगे। अब की सूरत हाल क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बात आप मेरे से मंसूब करके कह रहे हैं, मैंने उस वक्त भी जो डेट दी थी या जो कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त कहा था, यही हमारा फ़ैसला था, और उन्हीं तारीख़ों में हम वापस मियां साहब आ रहे थे। अब देखें, आज भी लोग कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत थी और उसमें नवाज शरीफ साहब वापस ना आ सके, तो फिर आप इससे अंदाज़ा करें ना कि 2021 दिसंबर को जब मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था उसने अपनी काबीना का इजलास बुलाया और उसमें कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है और उसका रास्ता हमवार किया जा रहा है। आज तक मुझे ये तो नहीं किसी ने बताया कि हैवी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी थी और रास्ता कौन हमवार कर रहा था। हाँ, मैं ये ज़रूर कहने के पोजीशन में हूँ कि उनके रास्ते में फिर रुकावटें हायल की गई, उन्हीं लोगों ने की मिलके, जो नवाज शरीफ को पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर दफ़ा को बनाने की सज़ा भी देने वाले थे और 2017 में सज़ा दिलवाने वाले और देने वाले, अनाउंस करने वाले थे। वो सब मिल के फिर उन्होंने रुकावटें खड़ी की। और फिर जो मैं कहता रहा 15 माह पहले भी कि हुकूमत हमारी ज़रूर है, मगर सहूलतकारी आज भी PTI का जो चेयरमैन है न्याजी ग्रुप का, उसको मैसर है। तो फिर 9-10 मई को आपने देखा कि सहूलतकारी जब ख़ुद एहतसाबी उस अदारे ने की तो बहुत से चेहरे बेनकाब हुए जो सहूलतकारी कर रहे थे। आज अगर दूसरे अदारे में बैठे लोग एहतसाबी उस अदारे की भी कर लें तो चंद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लोग सामने आएंगे जो सहूलतकारी दे रहे हैं। तो नवाज शरीफ मुखालफत में किसी की मोहब्बत में मुब्तला होना, ये अदारों में बैठे लोगों का काम नहीं होता। किसी को पसंद नापसंद करना ये हर एक का इख्तियार है, मगर अपनी चेयर को, अपने इख्तियार को, कानून को किसी के हक में या किसी की मुखालफत में इस्तेमाल करना, ये आइन, कानून या अखलाक या रियासत इजाज़त नहीं देती, मगर हो रहा है यहाँ। सही, बिल्कुल। आपने कहा कि 2021 में जब आपने कहा तो एक कैबिनेट की मीटिंग बुला ली गई। उस वक्त के वजीर आजम जो कि चेयरमैन PTI भी थे, उस वक्त तो उनके खदशात थे कि जो शायद वो इस तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर देखा कि अप्रैल में वो जो कल्मिनेट हो गया 2022 में, तो उनके खदशात तो तकरीबन कुछ सही थे कि एक कोई ग्राउंड बनाया जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम था कि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। वो भी हो गया। आपने कहा कि सहूलतकारी जो है वो जारी रही, लेकिन फिर 9 मई को पता लगा कि बहुत सारे चेहरे एक्सपोज हो गए। एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड। जी जी,
नहीं, एक सेकंड अगर इजाज़त दें, गुजारिश ये है कि जो आपने फरमाया ना कि उनको बाद में 21 के बाद 22 में पता चला कि वो सारा कुछ उनके मुतल्लक हो रहा था, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि भाई आप ये बताएं कि 2021 दिसंबर को जब नवाज शरीफ वापस आ रहे थे तो उस वक्त उनके रास्ते में रुकावट किसने खड़ी की और कौन कौन लोग थे? और जो आज कहा जाता है, जो आप फरमा रहे हैं कि 2022 में फिर ऐसा हुआ, तो इसका मतलब आप फिर ये कहेंगे ना कि 21 में वही लोगों ने फिर नवाज शरीफ का रास्ता रोका। फिर आप ये भी कहेंगे ना कि 2018 में RTS बंद भी उन्हीं ने किया। फिर आप ये कहेंगे ना कि 2017 में उन्हीं ने लिख के फैसला दिया और सुना किसी और ने दिया। फिर आप कहने में फिर आप ये भी कहेंगे ना कि 2017 में किस तरह नवाज शरीफ को हटाया गया और इसको लाया गया, ये भी आप तो सर फिर एक चीज एक डेट आप बीच में भूल रहे हैं, नवंबर 2019, जिसमें बाकायदा फैसिलिटेट किया गया मियां साहब को मुल्क से बाहर जाने के लिए और कन्विंस किया गया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कि ये आपको ये करना पड़ेगा वरना हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं, तो वो भी एक थे। और जब वापस आ रहे थे तो वो भी उस वक्त भी वही लोग थे। जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उस वक्त भी वही थे जिनको सहूलतकार आप कहते हैं। सर ना एक सेकंड सर, आप सारी तारीख पर दोहराएं। अगर एक तारीख आपको याद है तो बाकी तारीख पे दोहराएं। मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि हाईजैकर जमीन पे हो और त्यारा आसमान पे अगवा हो रहा हो और उसकी FIR जो है वो जमीन पे खड़े शख्स पे कर दी जाए, इंदराज कर दिया जाए और उसमें उसको सजा भी दे दी जाए? ये भी दुनिया की तारीख में नहीं हुआ। फिर आप कहने में हक बजानब हैं कि नवाज शरीफ फिर 9 साल बाद वापस आए और वो केसेस किस तरह खत्म किए गए, जिस तरह बनाए गए थे उसी तरह खत्म किए गए। उस वक्त जरूरत नहीं थी, उस वक्त उसकी जरूरत पड़ गई क्योंकि मुल्क फंस चुका था, उसके बगैर गुजारा नहीं था, लिहाजा कोई दो राय नहीं पड़ गया। अब मैं ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं सर, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का हक था। अब मैं 2019 एक सेकंड जी मैं बात कर रहा हूं जो जनरल परवेज मुशर्रफ की बात कर लूं, वो हक था जो गलत हुआ फरमाया है सर। 2019 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए तो आप ये भी बात जरूर बताया करें कि उनको जेल में जहर दिया गया। किस प्राइम मिनिस्टर को जेल में जहर दिया गया और फिर उससे माफी मांग के पाकिस्तान से उसको बाहर जाने पे मजबूर किया गया? कोई मसल्ला जत्था जो था वो बॉर्डर क्रॉस करके लेके गया था उनको, कोई पेट्रोल बम फेंकने वाले उनको लेके गए थे। इन्हीं अदारों ने और अदालते आलिया ने उनको पाकिस्तान बाहर जाने की इजाजत दी और उनको बाहर भेजा गया मिन्नत करके। अब मुझे ये बताएं कि क्या आज तक पाकिस्तान के अंदर जो सजाएं नवाज शरीफ को, उसकी बेटी को, उसकी फैमिली को, उसकी जमात को दी गई, कोई एक फैसला बताएं कोर्ट करके कि ये दुरुस्त फैसला था अदालतों की तरफ से? मगर आज ये भी जरूर कोर्ट करें कि आज अदालतों की तरफ से 9-10 मई के मुजरमों को जिस तरह की सहूलत है, क्या कच्चे के डाकुओं को, छोटे डाकू हैं, बड़े डाकुओं को इस तरह की सहूलतें हैं और छोटे डाकुओं को नहीं है? और जो बेगुनाह थे, जो मोहसन थे पाकिस्तान के, उनको सजाएं दे दी गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, इस पर भी बात करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नाज़रीन मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे मजीद भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यही हमें बताते थे कि वो एक लाडला है, अभी भी इनका ख्याल है कि वो अभी भी लाडला है। इस पर भी बात करेंगे और दूसरा जो गारंटी अगर कहीं से मिल रही है उसका भी मुतल्लिक भी जानने की कोशिश करेंगे। जो राना सनाउल्लाह साहब ने, साबिक इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि हमें गारंटीज मिल चुकी हुई हैं और मियां नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। मियां जावेद लतीफ साहब, जरा मुझे ये बता दें कि गारंटी मामलात अदालतों में हैं, दो केस हैं, एवनफील्ड का और फिर अजीजिया मिल्स वाला, जिसमें सजा हुई है और जिसमें अभी भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिला है। तो गारंटीज कहां से, कोई अदालती गारंटीज हैं जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं राना सनाउल्लाह? क्योंकि अदालतों को तो आप नहीं कह सकते ना कि उन्होंने क्या फैसला देना है। तो ये गारंटीज का मुझे कुछ समझ नहीं आई, जरा थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे लिए भी समझने में आसानी होगी। आप जो बात पहले कर रहे थे मुझे समझने में थोड़ी आसानी पैदा कर दी। आपने कहा लाडला, मैं कहता रहा हूं उसको, मैं आज भी कह रहा हूं। आप ये देखें कि नवंबर 2022 के बाद, हालांकि 15 माह की हुकूमत थी, जो कौमी हुकूमत थी, जो आज 3 दिन पहले 4 दिन पहले ख़त्म हुई है सर, उसमें नवंबर 2022 तक मुकम्मल तौर पे उसको तमाम अदारों की तरफ से सहूलतकारी मैसर थी। ये हुकूमत जो थी 15 माह की नहीं थी, ये 7-8 माह की हुकूमत थी। नवंबर 2022 के बाद ये मार्ज़ वजूद में आई, मगर सहूलतकारी मुख्तलिफ अदारों की जानब से कमी बेशी हुई, मगर उस अदारे से भी कुछ लोग इन 9-10 मई से पहले तक भी उसको सहूलतकारी देते रहे। जब खुद एहतसाबी हो गई तो वो चेहरे सामने आ गए। ये है वो जवाब जो आप लाडला कहते हैं कि मैं कहता था, वो लाडला तो था। तो मियां जावेद लतीफ साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। अदारे की जानब से जजेस गेट खुला नहीं है। बिल्कुल सर, जजेस गेट खुला नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है मियां जावेद लतीफ साहब। तो इसका मतलब है, किसको कहते हैं? सर फिर इसका मतलब है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अपनी फेयरवेल स्पीच दी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली, उन्होंने कहा कि हम शायद इदारों को अपने दायरा कार में रहते हुए काम करने पर कायल नहीं कर सके। कुछ उन्होंने फेलियर अपना बताया। तो मेरा उस वक्त ख्याल था कि शायद क्योंकि अदलिया के हवाले से बहुत सारी लेजिस्लेशन भी की, अदलिया के ऊपर सवालात भी उठाए, तो शायद उस तरफ था। तो आपको लगता है कि ये अभी इसका कैनवस और भी बड़ा है, कुछ और इदारों के मुतालिक भी इशारतन बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि टेक्निकली तो आपकी हुकूमत जो है वो 7-8 माह की थी। देखिए, बात यह है कि अगर पूरा सच बोला जाए तो हमने रियासत के लिए कुर्बानी तो दी। 2-3 साल 4 साल की जो हुकूमत थी पीटीआई के चेयरमैन न्याजी ग्रुप की, उसमें जो तबाही उसने की पाकिस्तान की, वो तो अपनी जगह, मगर हमने 2 चीज़ें खोई जो 15 माह की हुकूमत में। एक तो पहली बात यह है कि हम तमाम तर काविशों के बावजूद कौमी हुकूमत जो थी, हम 2017 का पाकिस्तान बनाने में नाकाम रहे। हमने इतराफ़ कर लिया कि 15 माह के बाद कि नवाज शरीफ के बगैर, नवाज शरीफ की क़यादत के बगैर 2017 का पाकिस्तान हम नहीं बना सके, जो कि वही बना सकेगा। उसके फजलो करम से ये कौम को आज यकीन हो चुका है। मियां जावेद लतीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब उन्हीं के छोटे भाई हैं। सर, मियां शहबाज शरीफ साहब जो नजरिया था, बिल्कुल मियां जावेद लतीफ साहब इसी में थोड़ा सा बात, सर इसी में ऐड मुझे अगर बात करना मुकम्मल कर लेने की इजाजत दें। जी अगर जी मैं अर्ज करता हूं। पहले मुझे दूसरा जो बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से आपने बात की, मैं इससे आगे जाता हूं। मैं और बड़ी बात कहने की जसारत कर रहा हूं कि हमने 15 माह के अंदर नवाज शरीफ के नज़रिए को नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ के नज़रिए को नुकसान पहुंचा जो आइन कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने बार बार कुर्बानी दी, मगर इन 15 माह में उनके जमहूरियत के साथ अटैचमेंट, आइन कानून की बालादस्ती का जो उनका अपना फ़लसफ़ा था नवाज शरीफ का, उस पर हमने कई जगह कंप्रोमाइज़ किया पाकिस्तान के मफाद में, जैसे हालात थे उनकी वजह से, मगर उस नज़रिए को नुकसान ज़रूर पहुंचा। अब आ जाए जो आप बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो आप ये जहन में ज़रूर रखें कि जैसे हालात थे वो मैंने आपको बताया। सर बिल्कुल सही है। जो 9-10 मई को वाक़या हुआ,
आज तक 3 माह हो चुके हैं। 9-10 मई के मुजरमों को, रियासत के मुजरम हैं वो मेरे और या आपके मुजरम नहीं है, रियासत के मुजरम हैं। रियासत को इंसाफ नहीं मिल सका कि वो उनके मुजरमों पर हमला करने वाले कटहरे में खड़े किए जा सके। मैं एक चीज मतलब जो मैं समझ सका हूं कि अगर 2022 9 अप्रैल 2022 को मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद होते और वो जो है अगर कलमदान संभालते तो चीजें बहुत मुख्तलिफ होती हैं, आपका जो मैं ये समझ सका हूं, और फिर उनके नजरिए को जो नुकसान पहुंचा वो भी ना पहुंचता। अब आप मुझे बता दें कि गारंटी कहां से आ रही है? मेरा जो बेसिक सवाल था, जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा उनके ख्वाजा आसिफ साहब के जीरो रिस्क जब होगा तो तब आएंगे, तो सर देखें जहां तक राना सनाउल्लाह साहब का तल्लक है, ये तो वो खुद बता सकते हैं कौन सी वो गारंटी की बात करते हैं। मगर जो मुझे इल्म है, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं दुनिया में, और एक तो हैं वो लोग या वो रियासतें या उन रियासतों में कुछ ऐसी अप्रोच के हामिल लोग जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम या पाकिस्तान को कंफर्टेबल जोन में या माशी तौर पे मुस्तहकम नहीं देखना चाहते और वो साजिशें करते रहते हैं। वो नवाज शरीफ पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एफर्ट करे तब वो हरकत में आ जाते हैं। वो सी पैक नवाज शरीफ पाकिस्तान को देते हैं तब वो कुव्वतें हरकत में आ जाती हैं। वो तो एक अपनी जगह और यहाँ से सहूलतकारी भी उनको मैसर होती है। मगर पाकिस्तान दोस्त ममालिक भी हैं दुनिया में जो समझते हैं और गारंटी करते हैं, गारंटी लेते हैं कि नवाज शरीफ के रास्ते में अब रुकावटें बिला वजह गैर आईनी खड़ी नहीं की जाएंगी। आप अवाम पे ये छोड़ें कि अवाम जिसको मुंतखब करते हैं, लेकिन मियां साहब उससे पहले जमात की हुकूमत बननी चाहिए, जो कि नजर आ रहा है कि अवाम की तवक्कुआत नवाज शरीफ से हैं। और मेरी अर्ज सुन लें सर, तो उसको देखते हुए हम ये समझ रहे हैं कि जहां जहां से रुकावटें खड़ी होती थी, वो अदारे जो हैं आज महसूस कर रहे हैं उनमें बैठे लोग कि नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी की जानी चाहिए। जहां तक अदालती फैसले का तल्लक है, जो सजाओं का आप बात कर रहे हैं, तो मरियम नवाज शरीफ के फैसले के बाद आप ये देखें कि मैं तफसील में जाए बगैर कि आपका वक्त जाया होगा, एक जुमला कह दूंगा कि उसमें वो पढ़ लें फैसले में कि जिस वजह से मरियम नवाज शरीफ को सजा दी गई, कोर्ट ने ये कहा कि नवाज शरीफ ही जब बेनिफिशियरी नहीं है उस चीज के, तो मरियम नवाज कैसे हो सकती हैं? उस बुनियाद पे उनको बरी किया गया। तो जब उनको बरी कर दिया गया है इस बेस के कि नवाज शरीफ का ही कोई कसूर नहीं है, उनको बिला वजह इसमें मुलव्वस किया गया, तो जो ही वो केस दोबारा से ओपन होगा तो ये सजा कायम रह नहीं सकती। चलें सर, 2-3 चीजें सर बहुत मुख्तसर सी मुझे जवाब चाहिए आपके। एक तो ये कि जो एक तासुर है, और आपने भी कहा कि अभी आजकल भी लोग कुछ सीवी लेकर घूम रहे हैं। सर ये सीवी कहाँ जमा हो रहे थे और कौन कौन इंटरेस्टेड थे सीवी के लिए? ये क्या जो जनरल इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल के लिए थे या केयर टेकर के लिए थे, ये बता दें। और दूसरा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप मतलब मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर रहे, लेकिन आपने कोई पोर्टफोलियो क्यों नहीं लिया या आपको मिला नहीं? दोनों चीजें ठीक है। मगर जो आपने सीवी का जिक्र किया वो यकीनन मैंने जिक्र किया था कि निगरान सेटअप के लिए जो लोग ताकतवर हलकों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जो नज़र आ रहे थे, और मुख्तलिफ नाम भी आपने पढ़े, सुने, देखे, तो मैं ये कहता, उस वक्त मैंने इसलिए ये बात की थी कि खुदा के लिए ये सीवियों का सिलसिला या जो है अपना एक कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, वो जब कहा जाए कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं तो वो तो ख़त्म हो गई ना।
फिर वो सिलेक्शन कमेटी, अब तो इंतखाबी कमेटी बन गई, वो इंतखाबी कमेटी है अवाम, वो इंतखाबात होते हैं, लेकिन उसमें सीवी अवाम के पास लेकर जाते हैं और अवाम समझ रही है जिसकी सीवी बेहतर होगी उसको वोट दे देंगे। वो तो जनरल इलेक्शंस के बाद होगा ना, कि वो तो जनरल इलेक्शंस में जब आप जाएंगे तब होगा। लेकिन ये जो सीवी आई थी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, ये इसका मतलब है कि आपका वही ख्याल था कि जो सीवी लेकर घूम रहे थे वो सही जगह सीवी पहुंचा और वहां से बंद लिफाफे में आ गया। यस और नो? तो अगला सवाल करूं, वक्त कम है। बेशुमार नहीं, मेरा कतन इस कैबिनेट के हवाले से या इस सेटअप के हवाले से, निगरान के हवाले से कतन ये मेरा कहना नहीं था। उस वक्त बेशुमार और नाम आ रहे थे, ये तो नाम कोई गिनता ही नहीं था, नाम ये लेता ही नहीं था कोई। सही। तो मैं इसलिए ये कह रहा था कि ये हमेशा ख्वाहिश रखनी चोर दरवाजों से आने की, इक्तदार पे मुसल्लत होने की, ये अब बंद होना चाहिए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए लोगों के। बिल्कुल। जावेद लतीफ साहब होनी चाहिए, अवाम की अदालत में जाना चाहिए। जावेद लतीफ साहब, आज भी जो इस वक्त महंगाई का बोझ है अवाम के ऊपर, जो कल दूसरा बम गिरा है पेट्रोल वाला, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, डॉलर की सूरत हाल, और उसकी वजह से एक सर्कल है महंगाई का जो चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आज भी जो तबसरे हुए और कल भी जो हुए इसके ऊपर, वो यही था कि जी ये आप लोगों की जो 15-16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें जो एग्रीमेंट्स हुए उसकी वजह से। तो अब इन हालात को लेकर आप लोग अब पावर में नहीं है, अब इंतखाबात में जब जाएंगे तो अवाम आपको इससे कहेंगे कि जी नहीं आपका कसूर नहीं है, या आप लोग तैयार हैं इस चीज को फेस करने के लिए? क्योंकि अब वो चूरन मेरा ख्याल में माजरत से कि जी वो जो 4.25 साल थे उसकी तबाहकारियां थी। जी बड़ा अच्छा नहीं, गुजारिश ये है, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और उसी में जवाब है। बात यह है कि अगर 15-16 माह में हमने जो एग्रीमेंट किए या हमने जो हालात बनाए, उसकी वजह से निगरान सेटअप जो है अगर कीमतें बढ़ाने पे या IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसको पूरा करने पे मजबूर है, तो खुदा के लिए ये भी मुझे इजाज़त दें कि फिर आप 3.5 साल या 4.25 साल की जो हुकूमत थी उसका जो बगाड़ था या उसका जो एग्रीमेंट था IMF या दीगर मालियाती इदारों के साथ, फिर 16 माह की हुकूमत भी मजबूर थी। खुदा के लिए मतलब अगर एक को कोट किया जाए तो फिर दूसरे को भी करना चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर मैं इजाफी करता हूँ, वो ये है कि अगर हुकूमत ख़त्म होने में जब 5-6 दिन रहते थे तो हमने 20 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाया। हम अगर चाहते, हम अगर सिर्फ मकबूलियत को देखते, रियासत को ना देखते, जो जज्बा हमने 15 माह पहले अपने जहन में रख के मकबूलियत की कुर्बानी दी थी, तो 8 दिन पहले किसी तौर पर भी तेल की कीमत ना बढ़ाते, बल्कि इंतजार करते कि 8 दिन बाद निगरान सेटअप आने वाला है, ये मलबा उसी पे डाला जाए। मगर हमने एक नेशनल अप्रोच रखते हुए हमने वो काम भी किया, गैर मकबूल काम किया जो आज आप कोट कर रहे हैं, मगर हमने रियासत को कुर्बानी किया, अपनी कुर्बानी दी। इसलिए मैं नहीं ये समझता कि इंतखाबात में जब हम जाएंगे तो उसमें फेस करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ज़मीर है वो गवाही देता है कि हम सीना तान के अवाम के पास जाएंगे कि हमने पाकिस्तान को अपनी कुर्बानी देकर बचा लिया। बिल्कुल मियां साहब, आपसे जो वक्त मांगा था उससे ज्यादा ले रहा हूं, बस एक चीज आखिरी चीज मुझे बता दें। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद लीगल जो ईगल्स हैं उनका भी ये ख्याल है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ज्यादा परेशानी बढ़ गई इस फैसले आने के बाद, वो रिव्यू के हवाले से। और दूसरा, मरियम नवाज साहिबा जरा खामोश हैं, कुछ हम मतलब देख नहीं पा रहे उनको। वो कुछ दिन पहले एक बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई थी उसकी इयादत के लिए गई थी, क्या उसके पीछे कोई मंतक, कोई वजह? नहीं, आप को शायद या मीडिया पे उस तरह नहीं आपको नज़र आ रहा। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां बनाई जा रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, इंटरनल मीटिंग्स चेयर कर रही हैं, ऑर्गेनाइजर के वो काम कर रही हैं। ये अलग बात है कि जल्द से बिल्कुल हो रहा है और डेली बेसिस पे हो रहा है। अब जहां तक तल्लक है आपका ये कहना कि 2-3 दिन पहले जो
फैसला आया उसके बाद उसमें एक झलक आपको ज़रूर नज़र आती है नवाज शरीफ को रोकने की, मगर नवाज शरीफ खुदा के फजलो करम के बाद अवामी सतह पे तो मकबूल हैं और रुकावटें अवाम हटाती जाएगी। हाँ, अदारों में बैठे लोग कुछ लोग रुकावटें बनाना भी चाहेंगे तो नवाज शरीफ के रास्ते में अब रुकावटें खड़ी नहीं की जा सकती। यानी कि 17 सितंबर के बाद मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब, आपने हमें वक्त दिया और गुड़ वाले चावल खाएंगे तो हमें भी याद रखिएगा उस पर मलाई डाल के। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उनसे ज़रा एक माशी सूरत हाल पर जानने की कोशिश करेंगे और चैलेंजेस क्या हैं केयर टेकर सेटअप के लिए माशी फ्रंट पर। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब ने। माहिर मौशियात हैं और साबिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं वजारत ख़जाना के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्विकली एक तो ये बताएं कि ये जो सूरत हाल जो पिछले 15-16 महीने में हुआ, ये क्या इससे कुछ बेहतर कर सकते थे या कोई नाकामियाँ आपको नज़र आई ये जो पिछली 16 महीने की हुकूमत थी? क्योंकि उन्होंने तो सारा मलबा उससे पिछली हुकूमत जो कि 4.25 साल की थी उस पर डाला था। तो सर इसको ज़रा क्विकली एक रैप अप करें तो फिर हम आगे की बात करेंगे। सर क्विक रैप अप यह है कि 5 साल में हमने ये सीखा है कि पाकिस्तान के मसाइल सारे के सारे जो हैं वो स्ट्रक्चरल हैं, वो बग़ैर सर्जरी के हल नहीं होंगे। इन द शॉर्ट रन IMF से इनहराफ करना जो है वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। हमारी जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे जब IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा था तो $4 अरब पे आ गए। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो कंसिस्टेंट रही। हमारी शरह नमू जो थी वो तकरीबन ज़ीरो रही। पिछले साल की बात करें, हमारी टैक्स टू GDP ना बढ़ सकी। अगेन जो सारे मसाइल हैं एनर्जी सेक्टर के, बजटिंग के, FBR के, प्राइवेटाइजेशन के, ये सब स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और इन डेप्थ सर्जरी मांगते हैं जो कोई भी हुकूमत पिछले 5, 10, 15, 20 साल में करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकी। और जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं उनके साथ यही हो सकता था जो रिज़ल्ट आपके सामने है। और IMF से इनहराफ करने का जो रिज़ल्ट है वो हमने मुश्किलात तो ज़रूर सही, कीमतें ज़रूर बढ़ी, मॉनेटरी पॉलिसी ज़रूर टाइटन हुई, पर जो डॉलर का इन्फ्लोज इस इकॉनमी को खोल सकता था वो नहीं हो सका। अब एक ही सबक सीखिए कि 1 दिन हो या 6 माह हो या 5 साल हो, कलीदी फैसले करेंगे तो बात बनेगी, वरना आपके सामने वही हुकूमत की परफॉर्मेंस रहेगी जो पिछली कई दिहाइयों से चल रही है। सर मुश्किल फैसलों से मुराद यानी कि आवाम के ऊपर मजीद बोझ बढ़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मुश्किल फैसलों से मुराद है कि मुश्किल फैसले तो हमने किए कोई नहीं। पहला तो मुश्किल फैसला ये है कि हम क्या कॉम्पिटेंट टीम बिल्ड कर सकते हैं हर मिनिस्ट्री में जो कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सके जो आवाम के बोझ से कोई ताल्लुक ना रखती हो, बल्कि इस चीज़ से ताल्लुक रखती हो कि क्या आपने अपने डिस्कोर्स को बेचना है और एक कंपेटिटिव मार्केट क्रिएट करनी है एनर्जी में। नंबर 2, क्या आपने ये तय किया है कि आपने इतने जो अदारे, इतनी जो मिनिस्ट्रीज़ अपने पास फेडरल में रखी हुई हैं, इसको आपने प्रोविंसेस को देना है। 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं ताकि मिनिस्टर्स का बोझ कम हो, ताकि वफाकी बोझ कम हो, ताकि PSDP पे बोझ कम हो। आपने ये फैसला करना है कि PIA 700 अरब से के ज़्यादा के नुकसान में खड़ी हुई है, सालाना 100 अरब का नुकसान कर रही है, रखनी है कि बेचनी है। आपने ये फैसला करना है कि रियल एस्टेट, आपने ये फैसला करना है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, आपने ये फैसला करना है कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। आपने ये करना है, आपने क्या रिटेलर को टैक्स नेट में लाना है, क्या आपने मैन्युफैक्चरिंग से अपना टैक्सेशन का बोझ उठाना है ताकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर सके इस मुल्क में। ये हैं फैसले जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। आप देख लीजिएगा कि अगले पिछले 5 साल में ऐसा कोई कलीदी फैसला आपको इन डेप्थ जाकर मुल्क के मसाइल को सॉल्व करते हुए अगर दिखाई दे
तो उस चीज़ में बेहतरी होगी। टेलीकॉम सेक्टर को हमने डीरेगुलेट किया हुआ है, प्राइवेटाइज किया हुआ है, बिल्कुल कंफर्टेबली चलता है, प्राइसिंग भी कंपेटिटिव है, एफिशिएंसीज भी हैं मार्केट में। ये हैं फैसले जो आपको करने हैं। अगेन ये सारे फैसलों का ताल्लुक बिल्कुल आई एग्री डॉक्टर साहब योर डॉक्टर साहब व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि गवर्नमेंट का रोल खत्म हो, प्राइवेटाइजेशन हो, ऑटोनॉमी दी जाए ताकि इदारे अपने आप को खुद पैरों पे खड़ा कर सकें। लेकिन अभी जो हाल ही में जो बड़े 3-4 जो प्रोजेक्ट्स सामने न आए जिसमें इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ल्योर किया जाएगा। वन विंडो ऑपरेशन 31 साल की सहाफती कैरियर में मैं कोई 20वीं दफा सुन रहा हूं। वन विंडो ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, काउंसिल, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, मिनरल सेक्टर की बात हो रही है, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात हो रही है। अब ये 3-4 बड़ी चीजें हैं। डू यू थिंक दिस वुड बी ए गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान एज फार एज इकोनॉमिक फ्रंट इज कंसर्न? देखिए, अगले 6 महीने की अगर हुकूमत को हम समझ लें तो उनको क्या करना चाहिए। पहली बात यह है कि IMF के प्रोग्राम को वापस लाएं और उसको देखें। जुलाई के फिगर्स को देखें। पाकिस्तान के जुलाई के जो फिगर्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे, उनको बगैर डिले किए हुए उनकी करेक्शन शुरू करें। नंबर 2, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लास्ट ईयर आई थिंक $1.5 अरब की FDI आई है। इससे पहले $1.8 बिलियन की FDI चल रही थी। $5 से $7 अरब का FDI का टारगेट एक आई थिंक मौजूद टारगेट है पाकिस्तान के लिए। उसमें एग्रीकल्चर, उसमें मिनरल्स, उसमें IT सेक्टर, ये सारे सेक्टर कलीदी रोल प्ले कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब हमने BOI एग्जैक्टली इसीलिए बनाया था जिसकी आज हम मेरा ख्याल है कि अफसोस से ये कह रहे हैं कि वो ये काम नहीं कर सका। ये वन विंडो आपने दुरुस्त कहा, मैं भी बहुत अरसे से ये बात सुन रहा हूँ। मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है, BOI की वेबसाइट पे पढ़ी हुई है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे होती है। आज भी वही क्लॉक्ड आर्टरीज हैं, एक स्टेट एपरेटस है जो कि क्लॉक्ड है, उसको आप बाईपास कर रहे हैं SIFC के थ्रू। इन द शॉर्ट रन आपके पास और कोई चारा नहीं है। CPEC to मिडल ईस्टर्न मनीज flows into all these areas, they should be helpful. इससे क्या मुल्क की मईशत में इनोवेशन पैदा हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फाइनेंसिंग ठीक हो जाएगी। ये भी साथ साथ करनी पड़ेगी। सो FDI जरूर लाइए, इन सेक्टर्स को जरूर टारगेट कीजिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी स्पर कीजिए। सही डॉक्टर साहब, सही डॉक्टर साहब, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा मतलब पहले भी IMF के साथ नेगोशिएशंस में शामिल रहीं जब शौकत अजीज साहब का टाइम था गवर्नर स्टेट बैंक के होते हुए। अब आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस आर मच बिगर देन दैट? उस वक्त के मुकाबले में आज चैलेंजेस ज्यादा बढ़े हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, और IMF के साथ ज्यादा मुश्किल काम तब होगा कि जब वो उन्होंने कहा हुआ है कि जी केयर टेकर सेटअप को एक ट्रांश मिलेगी स्टैंड बाय अरेंजमेंट की जो सेकंड बनती है, और थर्ड और फाइनल ट्रांश SBA की जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिलेगी, और इलेक्टेड गवर्नमेंट ही फ्यूचर का जो IMF का प्रोग्राम है उसके साथ नेगोशिएट करेंगे इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ। हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा कि वो IMF को कन्विंस करें कि नहीं जी आप थर्ड ट्रांश भी हमें दें और हमारे साथ ही नेगोशिएट करें? वुड दैट बी पॉसिबल? पहला टास्क तो पाकिस्तान अथॉरिटीज के लिए ये है कि 30 सितंबर के जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करें ताकि जो नवंबर की ट्रांच है उसको कंफर्टेबली इंश्योर किया जा सके। अभी याद रखिए, मसलन मैंने आज भी ट्वीट किया इस चीज़ पे, एक टारगेट है हमारा जो उनके साथ हमने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क तय किया हुआ है, रुपए की कदर विज़ डॉलर इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक फ़र्क हमने उनसे तय किया हुआ है। कई दिन से वो शायद टारगेट जो है हम ऑफ ट्रैक हैं। तो एक तो पहली तो चीज़ ये है कि 30 सितंबर तक उनको वो वापस लाना है। MEFP को गौर से सारी अथॉरिटीज़ को दोबारा जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है उनके सारे बेंचमार्क। सो पहला टारगेट तो ये है, पहले नवंबर को लेट्स क्रॉस नवंबर, देन वी विल सी के जो दिसंबर के टारगेट्स की सेकेंड ट्रांच है उस पर कैसे बात होती है। सो पहला टारगेट तो आई थिंक अभी नवंबर का है जो कि विल नॉट बी इजी। ये भी साथ याद रखिए पाकिस्तान ने 23वां प्रोग्राम एंटर किया है, बट सेकंड डॉक्टर साहब सेकंड ट्रांच, बट डॉक्टर साहब सेकंड ट्रांच इज ड्यू इन सितंबर। थर्ड ट्रांच जो है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि लास्ट क्वार्टर जो है इस साल का जो बनेगा 3 महीने का, उसके बाद यानी कि उन्होंने रिलीज करनी है ना। दुरुस्त। सो हमें मतलब एक पहली रकम मिल गई। मैं इसको फर्स्ट ट्रांच इसलिए कह रहा हूँ कि ये मतलब ये इनिशियल एग्रीमेंट के बाद चले आप इसको सेकंड के लें ट्रांच। सो ये हमने नवंबर में उनके साथ करनी है ऑन 30 सितंबर टारगेट्स। सो पहले तो इंश्योर करें कि वो बहुत से जो टारगेट्स हैं वो मीट हो रहे हो, ना कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो कि उसमें डिले हो। फिर दिसंबर के टारगेट्स मीट करें।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही डॉक्टर साहब, कहा यह जा रहा है कि केयर टेकर सेटअप के हाथ जरा बंधे हुए होते हैं, वो कोई ऐसी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन केयर टेकर सेटअप एक बाकायदा फुल फ्लेज गवर्नमेंट तो है, निगरान हुकूमत है, और 24 करोड़ आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर है। उनको परेशानियों से बचाना, उनकी तकलीफों में कमी लाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डू यू थिंक कि केयर टेकर सेटअप में, खासतौर पर फाइनेंशियल एरियाज में, इकोनॉमिक्स एरियाज में, ये कुछ इनके पास कुछ रूम होगा कि हमें ये कुछ रिलीफ दे सकें, या दे विल गो बाय द बुक एंड दे वोंट बी एबल टू कन्विंस आईएमएफ के भाई हम, और उसी तरह बोझ पे बोझ बढ़ता जाएगा? IMF is a matter of negotiation. If your team is good, if you know your numbers, if you know your country's situation, you can make a solid case कि आप क्या चाहते हैं और मुल्क की हालात देखते हुए कैसे मॉनेटरी साइड, मालियाती साइड, एनर्जी साइड कैसे हैंडल होगी। सो इट्स बेसिकली दैट। सो हमें जो टीम की जो कारकर्दगी होगी, जो कॉम्पिटेंस होगी, जो डिलीवरी होगी, वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, याद रखिए कि है इसको 4 चीजों में एम्पावर कर दिया गया है। एक, मल्टीलैटरल से डीलिंग्स जो है ये कर सकते हैं, ऑनगोइंग प्रोग्राम्स में जो भी फैसले हो ये ले सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन पे आगे बढ़ सकते हैं, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आगे बढ़ सकते हैं, और इंटर गवर्नमेंटल जो डील्स हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो पहली तो ये बात तय हो गई कि आप एम्पावर्ड हैं ये काम करने के लिए। सो इट इज़ नॉट नॉर्मल केयर टेकर सेटअप। और ये चूंकि अब 3 माह के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर 14 की तो शायद डेट दे दी है जो सेंसस पे बेस्ड है कि उससे आगे चला गया है। तो अगर ये 6 माह के लिए आ रहा है तो बेटर हैव बीन वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड to take up government tomorrow and take actions which are required, you know, at 8 o'clock tomorrow morning to take the country forward. और उसमें कलीदी actions हैं जो इनको लेने हैं, और काम कलीदी चीज़ों पे करना है। Again, I am not, you know, one to think कि कोई caretaker बहुत बड़ा deliver कर सकता है। I agree, और बहुत से लोग ये बात करेंगे, बट मैं इससे थोड़ा सा इसलिए डिफर कर रहा हूँ क्योंकि अगर टाइम पीरियड भी बढ़ा हुआ है, एम्पावरमेंट भी बढ़ी हुई है, और आप उन सब लोगों को ला रहे हैं जो 30 से 35 साल इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो फिर जो है आपकी उम्मीद जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, क्रिटिकल मोमेंट्स हैं। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है, पाकिस्तान को डेट रीप्रोफाइलिंग पे काम करना है, एक्सपेंडिचर्स पे काम करना है, सर्कुलर डेट पे काम करना है, टैक्स के मद में काम करना है। अब ये सारे काम तो इनको करने पड़ेंगे, यू नो, बिकॉज एक्सपेक्टेशन जैसे आपने कहा है कि with the number of 23, Dr. Saab, with the number of 23 house full of ministers, advisors and special advisor to prime minister, एक तो ये कि पहले चीज जो आपने अपना कट करना है एक्सपेंडिचर, वो मुझे सवालिया निशान बन गया है कि जी बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो बेसिकली डिवॉल्व हो चुकी हुई हैं सूबों को, उसमें भी लगा लिए चलें। एक चीज है, आई अंडरस्टैंड, बट द पॉइंट इज नाउ कि अगर ये जो आपने बताया है कि अगर इनके पास टाइम भी है, कुछ करना भी चाहते हैं और कर भी सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सियासी जमातें जो कुछ करके गई हुई हैं उनको इतना आसानी से अंडू करना मुश्किल नहीं हो जाएगा। और खासतौर पे पिछले 16 महीने की जो कारकर्दगी थी आपकी, जिसमें इसहाक डार साहब ने इतना डिले किया, और जब वो लंदन से उड़े थे तो उन्होंने कहा था कि डॉलर के जो हैं वो टांगे कांप रही हैं, और IMF तो इट्स लाइक यू नो बैक ऑफ माय हैंड, और मैं तो यूं करके सारे मामला तय कर लूंगा। सो हाउ डू यू रेट दैट थिंग, एंड द डिलेज एक्चुअली कॉज मोर प्रॉब्लम्स जो आज हम फेस कर रहे हैं? आप दुरुस्त कह रहे हैं, पाकिस्तान इनहराफ कर ही नहीं सकता था पिछले 2 से 3 साल में IMF के प्रोग्राम से, पर हमने इनहराफ किया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ये डिफ़िकल्टी हुई, और फिर जाकर वो सारे फैसले, चाहे वो टैक्सेशन में हो, एनर्जी की प्राइसिंग में हो, रुपए की कदर को मार्केट पे छोड़ना हो, वो फैसले लिए गए। अब केयर टेकर्स को बिल्कुल क्लियर हेडेड होना पड़ेगा और वो फैसले लेने पड़ेंगे जो कि मुल्क की फंडामेंटल्स को ठीक कर सकें। आई एम सॉरी कि मैं ये अगर कहूँ कि वो डे टू डे चलाएंगे चीज़ें, उससे जो IMF के साथ तयशुदा चीज़ें हैं शायद वो भी पूरी नहीं हो सकेंगी। मैं अभी बजट का खसारा देख रहा था, पाकिस्तान का पिछले साल का जो प्राइमरी बजट है, जो डेफिसिट है, वो -0.8% है। हमने IMF से एग्री किया हुआ है कि अगले साल हम इसको सरप्लस में तब्दील कर देंगे। मेरे ख्याल में एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, एक्सपेंडिचर कट्स के बगैर ये हो नहीं पाएगा। हमें 31 से 33% अपना FPR का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ाएंगे जब तक एनफोर्समेंट का काम नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली FPR को तब्दील नहीं करेंगे, वहां पे टेक्नोलॉजी का वेरी राइट।
चलें, वेरी राइट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही, क्योंकि पिछली हुकूमत ने कोई 70-80 वज़रा रखे हुए थे और उनका भी खर्चा तो था, लेकिन मैं, आप मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लाइक 4 पिवटल अपॉइंटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। जलील अब्बास जिलानी, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवार अली हैदर और सरफराज बुगटी, यानी कि फाइनेंस, फॉरेन, इंटीरियर एंड डिफेंस। ये चारों चीज़ें जो हैं बड़ी क्रिटिकल होंगी माशी तरक्की के लिए, क्योंकि दहशतगर्दी का मामला भी है, वो दैट रिलेट्स टू इंटीरियर, फॉरेन ऑफिस ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने देखा कि जितनी डिप्लोमेसी अच्छी होगी उतना आपके दोस्त ममालिक आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। डिफेंस ऑफ कोर्स लुक्स आफ्टर ऑल द थिंग्स, हमने ये भी पहले देखा हुआ है। तो हाउ डू यू सी कि ये 3-4 जो पोर्टफोलियोज हैं, डू यू सी कि ये दे वुड बी एबल टू डिलीवर? डू वी हैव अ चॉइस? मेरा सवाल यह है कि इस वक्त तो चॉइस ही नहीं है आपके पास। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, आपको $9 अरब जो हैं वो मल्टीलैटरल्स और बायलैटरल्स के पास हैं, जो आपने प्लेज किए थे जेनीवा में। उसमें से अगर $300-400 मिलियन आया है तो बाकी रकम तो इन्होंने लेके आनी है। $28.5 अरब, ये नंबर नोट कर लीजिएगा, मुझे दोबारा इंटरव्यू कर लीजिएगा, मार्च अप्रैल वेरी राइट। सो लेके आनी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।